ओके सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू वॉरियर्स वॉच एसएससी। ये प्लेटफॉर्म अभी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी नया है। यहाँ पे हम लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं एंड अभी आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आने वाले दिनों में आरओ का भी पेपर होने वाला है। तो है ना, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे एग्जाम्स के लिए उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैनल लाइक उद्देश्य ये है, गोल ये है कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करें मिल के, जहाँ पे एजुकेशन के स्तर को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाएं, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है डे टू डे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान देने वाले हैं। चैनल नया है तो नीड योर सपोर्ट गाइज। आप इसको थोड़ा सा शेयर करो, है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में बताओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत जगह पढ़ाते नहीं है, बहुत जगह पढ़ा भी देते हैं इसको, बट मोस्टली आपको ये मिलेगा नहीं बहुत जगह। ठीक है, बट इस टॉपिक को करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक केवल आपके लेखपाल आर ओ के लिए नहीं, बल्कि स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस को भी कवर करता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये बायोडाइवर्सिटी है क्या। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है पहले समझते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सिंपली बताते हैं, सिंपल मतलब इसका ये होता है कि भाई आपका अर्थ है ना, अर्थ पर आपको बहुत तरह के प्लांट मिलेंगे, बहुत तरह के एनिमल मिलेंगे, है ना, बहुत तरह के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, इनकी वैरायटी भी मिलेगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोचो एक जंगल है, उस जंगल में आपको, है ना, शेर भी मिल रहा है, हाथी भी मिल रहा है ना, पेड़ पौधे भी मिल रहे हैं, चिड़िया भी मिल रही हैं, राइट, प्लांट्स भी मिल रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के चीज़ें आपको मिल रही हैं, अलग अलग वैरायटी की चीज़ आपको मिल रही हैं। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये भी अगर आप बहुत डिटेल में हो तो 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है ना, दैट इज़ सेम स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग टाइप। फॉर एग्जांपल आप अगर मैंगो के बारे में बात करो तो सेम स्पीसीज़ है मैंगो, मतलब जितने भी मैंगो को उठाओगे वो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उसमें वैरायटी होता है ना। अल्फांसो मैंगो अलग होता है, बिहार में जाओ तो एक होता है लंगड़ा आम। ठीक है, दिल्ली में जिसको मालदा आम बोलते हैं। तो अलग अलग, है ना, जेनेटिक डिफरेंस है। इसके अलावा स्पीसीज़ वैरायटी भी होती हैं, है ना, मतलब अलग अलग स्पीसीज़ की वैरायटी, राइट। आपका लायन अलग है, डॉग अलग है, बर्ड्स अलग है, ट्री अलग है। एक होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब कि डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट है। जंगल एक अलग इन्वायरमेंट है ना। आपका ओशियन एक अलग इन्वायरमेंट है, डेजर्ट एक अलग इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। आते हैं सीधे हम लोग मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पे, जो हमें पढ़ना है, समझना है एग्जाम के लिए। तो समझना ये है और आपके करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अच्छा, एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पे हम अगर बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ा रहे हैं तो केवल बायोडाइवर्सिटी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए कुछ नया है। ठीक है, नया इसलिए कि बहुत लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ाते हैं तो जो वही है ना, कोर्स कंसेप्ट रहता है वो बता देते हैं, लेकिन इसको करंट अफेयर से रिलेट नहीं करते हैं। एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो देखो 2025 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का IUCN कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ था। कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। ठीक है, तो बेसिकली IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे हुआ? अबू धाबी, UAE। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के लिहाज से आपके एग्जाम में आ सकता है कि IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ पे हुआ? अबू धाबी, UAE में हुआ। ठीक है, अब ये क्या होता है? कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली दुनिया के जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, NGO हैं, है ना, बहुत सारी सरकार जो हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि ये सारे लोग आएँ और आकर डिस्कस करें कि भैया नेचर को बचाना कैसे है, इस बारे में बात करें। ठीक है, तो IUCN जो है एक तरह का बोल सकते हो कि ग्लोबल अथॉरिटी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, है ना। ये रेड लिस्ट बनाती है। क्या करती है? ये रेड लिस्ट बनाती है, रेड लिस्ट। अब रेड लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट क्या है? तो रेड लिस्ट में बेसिकली वो स्पीसीज, वो जीव जंतु जो कि इंडेंजर्ड हैं, जो कि खतरे में है ना, उनको इस रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि उनको बचा सके हम लोग, प्रोटेक्ट कर सके हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मीटिंग हुआ 2025 में, कहाँ पे? अबू धाबी में, राइट। इसका
की रेजोल्यूशन क्या था, मतलब क्या क्या यहाँ पे बातें की गई, ठीक है। तो ध्यान रखो, पहला था यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045। मतलब कि सिंपल भाषा में समझ लो कि अभी से प्लानिंग हम लोग करेंगे और 2045 तक, है ना, नेचर को काफ़ी हद तक हम लोग स्टेबल बना देंगे। मतलब कि 20 साल का रोड मैप यहाँ पे दिया गया कि हम लोग 20 साल में नेचर को कैसे स्टेबल बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पे है ना 5 की एरिया के ऊपर बात किया गया। पहला पहला की एरिया था नेचर, ठीक है। ये आपको डिटेल में हम थोड़ा जा रहे हैं, बट आपको इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बता देते हैं। पहला बात किया गया नेचर के बारे में कि भैया नेचर सिर्फ जंगल नहीं है, ये ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात किया गया कि भैया सारे कंट्री मिलकर काम करेंगे अगर, है ना, तो हम लोग लड़ पाएंगे जो मेन इशू है, ठीक है, क्लाइमेट वाला जो इश्यूज हम लोग मिलकर लड़ पाएंगे। फिर यहाँ पर जस्टिस एंड इंक्लूजन के बारे में बात किया गई, सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे, इंडिजीनियस पीपल, लोकल कम्युनिटी, सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो असली प्रोटेक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज एंड इनोवेशन के बारे में बात किया गया, है ना, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बस एक्सप्लेन करते जा रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग फंडिंग के बारे में बात किए, ठीक है। स्केलिंग अप रिसोर्सेज फॉर नेचुरल एंड क्लाइमेट एक्शन, मतलब फंडिंग के बारे में बात किए कि हम लोग कैसे, है ना, रिसोर्स को स्केल अप कर सकें, ताकि है ना, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, ठीक है। इसके अलावा मेंबरशिप एक्सपेंशन के बारे में यहाँ पे बात हुआ, मतलब कि 100 से ज़्यादा नए देश जो यहाँ पे ज्वाइन हुए, ओवर 100 न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग 6 स्टेट्स, ठीक है। 100 से ज़्यादा कंट्री यहाँ पे इंक्लूड हुए, ठीक है, ज्वाइन हुए। 6 नई कंट्री यहाँ पे इंक्लूड हुई, आर्मेनिया, तजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गैबोन, तवुलु एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। आर्मेनिया, तजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गैबोन, तवुलु एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। मतलब आप देखो धीरे धीरे जो है ग्लोबल पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मोशन एडवोकेटिंग फॉर अ जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये है कि पहली बार एक रेजोल्यूशन पास होता है, है ना, जहाँ पे ये बोला जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स का ग्रेजुअल फेज आउट किया जाए, मतलब धीरे धीरे जो है ना, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी को धीरे धीरे जो है बंद किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ जाए, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ जाए, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल रिकॉग्नाइज्ड एज क्लाइमेट अलाइज, acknowledged as agent of nature based solution for climate resilience। मतलब यहाँ पे बोला गया कि जो जानवर होते हैं, है ना, वो क्लाइमेट अलाइज हैं। कैसे? वो सीड डिस्पर्सल करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि भैया एक बंदर है ना, एक बंदर है जो पेड़ पे बैठा हुआ है। अब पेड़ पे से इसने आम खाया, आम खाने के बाद कहीं और चला गया, कहीं और जाने के बाद इसने, है ना, इसने कहीं पोटी कर दी, ठीक है। तो इसके पोटी में जो आम का सीड्स है, राइट, वो ज़मीन पे आएगा, वो उगेगा, राइट। या फिर कोई चिड़िया है ना, वो चिड़िया जो है वो एक बीज, एक सीड जो है वो मुंह में लेके उड़ी कहीं और उसको कहीं गिरा दी ज़मीन पर या कहीं रख दी ज़मीन पर, जहाँ रखी वहाँ से नया पेड़ उग गया। इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल जानवर करते हैं, है ना। फॉरेस्ट रिजनरेशन होता है, इकोसिस्टम बेसिकली बैलेंस रहता है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एवर वर्ल्ड समिट ऑफ इंडिजिनियस पीपल एंड नेचर रिकॉग्नाइजिंग देयर रोल इन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहली बार एक ग्लोबल समिट हुआ, राइट, जहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटी के लिए बोला गया कि भैया ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लोग जंगल को एक्चुअली प्रोटेक्ट करने बचा रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं IUCN के बारे में। IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो जब भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात होगी तब आपको यह नाम सुनाई देगा, IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल नेटवर्क है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक इन्वायरमेंटल नेटवर्क है, राइट। इसके ऑरिजिन के बारे में बात करें, जेनेसिस मतलब होता है ऑरिजिन के बारे में बात करें तो 1948 में जो है इसकी नींव रखी गई, फाउंडेशन रखी गई, है ना। मतलब कि वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, सारे कंट्री को रियलाइज़ हुआ कि भैया अगर ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहें तो नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डेवलपमेंट का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे IUCN का गठन किया गया 1948 में, राइट, इस उद्देश्य के साथ कि भैया हम लोग, है ना, नेचर को बचाएंगे,
ठीक है, राइट। तो IUCN को बनाया गया, है ना। और आज के डेट पे ये लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क है। इसके मेंबरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1400 से ज़्यादा कंट्री शामिल है, 1400 से ज़्यादा कंट्री यहाँ पे शामिल है, ठीक है, राइट। बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, और भारत भी इसका मेंबर है। तो पूछेगा कि IUCN का मेंबर भारत है क्या, तो बोलना बिल्कुल है, IUCN का मेंबर जो है हमारा भारत भी है, ठीक है, राइट। चलो, इसके बाद गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। गवर्नेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड करके समझो। पहला है आपका मेंबर्स असेंबली, जो कि जिनके पास हाईएस्ट पावर होता है, ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती हैं, ठीक है। तो राइट, और ये लोग हर साल, है ना, हर 4 साल में एक बार मिलते हैं ये लोग, ठीक है। और इसको कौन होस्ट करता है, तो कोई सा मेंबर कंट्रीज को होस्ट कर सकता है, कोई भी मेंबर कंट्रीज को होस्ट कर सकता है, ठीक है। अगला आपका IUCN काउंसिल, ये परमानेंट गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है। अब IUCN के बारे में बात करें हम लोग, पर्पस क्या है IUCN का पर्पस क्या है, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसका मेन काम है नेचर को बचाना, ठीक है, नेचर को बचाना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इसको मैनेज करना, सस्टेनेबली इसको मैनेज करना, ठीक है। ये केवल पॉलिसी नहीं बनाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड भर में जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको देखते हैं कि भैया फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहा है, कहाँ पे किसी स्पीशीज़ प्रजाति को बचाने के बारे में काम हो रहा है, और ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। करने के बाद क्या करते हैं, रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका क्या है, प्रोटेक्टेड IUCN रिपोर्ट ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, IUCN रिपोर्ट ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एग्जांपल आपका नेशनल पार्क हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, है ना। तो ये रिपोर्ट बताता है कि भैया प्रोटेक्टेड एरिया की कंडीशन जो है वो क्या है। दूसरा आपका IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, और जब भी यहाँ पे कुछ अपडेट होता है आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है, राइट, कौन कौन साइट सेफ हैं, कौन साइट रिस्क में है, ये रिपोर्ट वो बताता है, ठीक है। चलो, अब इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बताया था ना आपको कि केवल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाएंगे, बायोडाइवर्सिटी और करेंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ाएंगे, और ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, बट ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को करेंट अफेयर्स से रिलेटेड करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप, इंडिया ने बेसिकली एक प्लान लॉन्च किया है बायोडाइवर्सिटी को बेटर ट्रैक करने के लिए। विज़न क्या है, विज़न ये है टू एस्टैब्लिश अ नेशनली कोऑर्डिनेटेड एंड पार्टिसिपेटरी रेड लिस्टिंग सिस्टम रिफ्लेक्टिंग द कंजर्वेशन स्टेटस। मतलब भैया एक नेशनल लेवल एक नेशनल लेवल सिस्टम बनेगा, राइट, जो स्पीसीज को, मतलब प्रजाति को कंजर्वेशन स्टेटस, किसी प्रजाति का कंजर्वेशन स्टेटस बताएगा, ठीक है। इसमें फ्लोरा एंड फौना दोनों कवर्ड है, मतलब कि आपके पेड़ पौधे, है ना, पक्षी जानवर सब कवर्ड है, ठीक है, राइट। ये 5 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, लगभग 11,000 स्पीसीज जो हैं, है ना, उसका असेसमेंट किया जाएगा, और 2030 तक एक नेशनल रेड डेटा बुक पब्लिश होगा, ठीक है। 2030 तक एक नेशनल रेड डेटा बुक जो है पब्लिश किया जाएगा, जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल, है ना, दोनों के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी कौन रहेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये सब करेंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं, और बायोडाइवर्सिटी जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। हम लोग कुछ IUCN के बारे में बात करते हैं और भी, है ना। IUCN जो है, IUCN रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है, है ना। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है। इसका शुरुआत हुआ था 1964 में। ध्यान रखिएगा, IUCN नहीं, ये IUCN रेड लिस्ट है, ठीक है। तो IUCN रेड लिस्ट जो है ये 1964 में स्टार्ट हुआ था, एंड रेड लिस्ट मतलब कि वो स्पीसीज, वो प्रजाति, वो जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, उनको हम लोग रखते हैं रेड लिस्ट में। तो पर्पस ये है कि भैया दुनिया भर की जो भी प्रजाति हैं,
है ना, जो एक्सटिंक्शन होने वाली हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं, उनको हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है। और टोटल 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इनको, टोटल 9 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको हम लोग समझेंगे अभी आगे, आगे समझेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये लिस्ट साल में दो बार कम से कम अपडेट होता है, राइट। तो ये बेसिकली आप समझ लो कि IUCN रेड लिस्ट क्या है। बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि कौन सा स्पीशीज जो है, कौन सा प्रजाति जो है वो सेफ है और कौन खतरे में है, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पर भी बताता है, ठीक है। ये आर्कटिक लेवल, मतलब हर लेवल पर बताता है, ये हर लेवल पर, हर लेवल पर बताता है ये, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बताया गया है आर्टिक सील के बारे में, है ना। यहाँ पे आर्टिक सील्स के बारे में बताया गया है कि आर्टिक सील्स जो हैं एक प्रजाति होती है, एक जानवर होते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, आपको हम इमेज दिखाते हैं आर्टिक सील का, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। प्लीज़ वेट। या तो आपको दिख रहा होगा ये अब, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज आर्टिक सील, ये आपका आर्टिक सील है, राइट। अब जो आपका आर्टिक सील है, राइट, ये एक्सटेंशन के और क्लोज हो चुका है, ये ख़त्म होने के और नज़दीक पहुंच चुका है, ठीक है, राइट, है ना। और अगर ऐसी स्पीसीज खत्म हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बात किया गया है ग्रीन सी टर्टल के बारे में। बोला गया कि भैया ग्रीन सी टर्टल जो है ये पहले इंडेंजर्ड हुआ करते थे, पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते थे, अब ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ रहे हैं। ये आपका ग्रीन टर्टल है, ग्रीन सी टर्टल है, मतलब पहले, है ना, पहले ये ख़त्म होने के कगार पे जा रहे थे, बट हम लोग क्या किए, धीरे धीरे अभियान चलाएं, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन स्टार्ट किए इसका, और अब पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, हम लोग इसको लिस्ट कंसर्न में डाल दिए, मतलब कि इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्याप्त है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही भारत में टोटल 12 बर्ड स्पीसीज हैं जिनका स्टेटस अभी हाल ही में बदला है। फॉर एग्जांपल उनमें से 4 ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, पूरे 12 तो याद नहीं रखने हैं, 4 याद रखने हैं। केवल 4 आपको याद क्यों रखने हैं, क्योंकि इन चारों का कंडीशन खराब हुआ है, ठीक है। इंडियन क्रॉसर, इंडियन रोलर, ठीक है, रफॉस टेल्ड लार्क, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन ग्रास होपर, ठीक है। तो ये सब जो है, ये चारों जो बर्ड हैं, इनका ख़त्म होने का रिस्क जो है बढ़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपको बताए थे हम कि भैया, है ना, ये बेसिकली बताता है कि कौन जानवर इंडेंजर्ड है, कौन आपका वल्नरेबल है, कौन लिस्ट कंसर्न है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे IUCN का जो रेड लिस्ट होता है ना, उसमें कुछ कैटेगरी हैं, कुछ कैटेगरी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है डेटा डिफिशिएंट, है ना, मतलब वो स्पीसीज जिसके बारे में पूरी तरह जानकारी हमें है ही नहीं, है ना। इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, हमें प्रॉपर क्लियर नहीं है, तो उसको हम लोग रखते हैं डेटा डिफिशिएंट, मतलब डेटा की कमी है। दूसरा आता है लीस्ट कंसर्न, मतलब कि पॉपुलेशन अभी स्टेबल है ना, भविष्य में दिक्कत इसको हो सकता है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत हमें नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ये जो ग्रीन सी टर्टल है, ये पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, मतलब ख़त्म होने के कगार पे बढ़ रहा था, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये लीस्ट कंसर्न हो गया, मतलब ठीक ठाक इसकी पॉपुलेशन जो है हो चुकी है। अगला आपका नियर थ्रेटेंड, मतलब कि अभी थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन कभी भी वल्नरेबल बन सकता है, कभी भी ये, है ना, ख़त्म की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब हाई रिस्क जोन में जो है ना, राइट, डेंजर स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में आते हैं, है ना, सिचुएशन थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद आपका आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है, ऑलमोस्ट एक्सटेंशन के एज पे खड़े हैं ये जानवर, ठीक है। इसके अलावा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ऐसे जानवर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली ख़त्म होने वाले हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, आधे ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ वो नेचुरली उनका जो नेचुरली घर है, वहाँ वो नहीं पाए जाते हैं, इक्का दुक्का मिल के तो मिल गए, वरना नहीं मिलते हैं वो। और आखिरी आपका है एक्सटिंक्ट, मतलब वो जानवर जो अब मिलते ही नहीं, अब नेचर से गायब हो चुके हैं, धरती से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट है, ये लिस्ट है जो कि IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। अब कुछ कुछ जानवर को इस, है ना, कैटेगरी से कैटेगरी में हम लोग चेंज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अभी आपको हम बताएं रेड सी टर्टल के बारे में। रेड सी टर्टल जो है ना, पहले इंडेंजर्ड में था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया हम लोग, लिस्ट कंसर्न में डाल दिए हैं। इंडेंजर्ड में था, तो हम लोग बहुत सारे अभियान चलाए हैं, बचाए हैं। इसका नतीजा ये रहा कि इसको, है ना, हम लोग, इसके पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ चुका है, इसको हम लोग अभी लिस्ट कंसर्न में डाल दिए हैं, ठीक है। अगले कंसेप्ट पे आते हैं, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज।
ठीक है। ये किसका है? तो ये भी आपका है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का है। इसका आइडिया कब आया, कब इसका ओरिजिन कब हुआ? तो 2012 में। 2012 में एक आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ था, वहाँ पे इसका आइडिया दिया गया, लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया? 2021 में। ध्यान रखना, 2012 में आइडिया दिया गया, 2021 में लॉन्च किया गया। ये एसएससी क्या है? ये एसएससी वो नहीं, इसका फॉर्म आप लोग भरते हो, ठीक है। ये एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका स्टेटस ऑफ स्पीसीज, ठीक है, क्लियर है। तो जो रेड लिस्ट था, आईयूसीएन जो रेड लिस्ट था, आईयूसीएन रेड लिस्ट ये बता रहा था कि भैया एक्सटेंशन रिस्क पे कौन है, कौन खत्म होने वाला है, ठीक है, राइट, कैटेगरी के हिसाब से बता रहा था। लेकिन जो ये है, जो ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज है, वो ये बताता है कि कौन कौन से जानवर है जो रिकवर हो रहे हैं, है ना, किसका बचाव सक्सेसफुल होता जा रहा है, ठीक है, कौन रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। आईयूसीएन का रेड लिस्ट जो है वो नेगेटिव साइड दिखाता है कि भैया कौन कौन जानवर खत्म हो रहे हैं, और जो ग्रीन स्टेटस है आईयूसीएन का, ये पॉजिटिव साइड दिखाता है कि भैया कौन कौन जानवर जो है वो बच रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है, कि कितने स्पीसीज रिकवर हुए हैं, राइट, कंजर्वेशन एफर्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है, उसको इवेल्युएट कैसे करें, पूरे इकोसिस्टम को कैसे हम लोग असेसमेंट करें पूरे इकोसिस्टम का, वो इनका काम है, ठीक है। मतलब ये सिंपली हमें बताता है कि नेचर को बचाने में कितनी प्रोग्रेस की गई है और कितना सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब इसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली डिप्लेटेड, लार्जली डिप्लेटेड, यहाँ भी बहुत सारे कैटेगरी हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल क्राइटेरिया, ठीक है, ग्रीन स्टेटस मिलने का कुछ क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे मेंशन है, ये भी आपको पढ़ना नहीं है, बट आपको हम बता देते हैं बस कि ग्रीन स्टेटस स्केल पॉपुलेशन देख के नहीं मिलता, राइट, ये देख के मिलता है कि ये तीन तीन चीज़ें ध्यान रख के ये मिलता है। पहला, फुल रेंज प्रोसेस, फुल रेंज प्रेजेंस, मतलब ये जो स्पीसीज हैं, जो प्रजाति हैं, अपने हिस्टोरिकल रेंज के हर पार्ट में होनी चाहिए, मतलब पहले इतिहास में जहाँ जहाँ मिलता था वहाँ वो हर जगह मिल रहा है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। दूसरा, वायबिलिटी, ठीक है, मतलब कि स्पीसीज इतने ज़्यादा हों, वो प्रजाति के जानवर जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अभी एक्सटिंक्शन का खतरा तो नहीं है उन पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं वो। और तीसरा, इकोलॉजिकल फंक्शन, है ना, स्पीशीज अपने नेचुरल रोल में है, अपना नेचुरल फंक्शन कर रहे हैं, मतलब जो जो शिकारी है ना, जो प्रेडेटर है वो प्रे को मतलब जो शिकारी है वो अपने शिकार को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जो पॉलिनेटर है वो पॉलिनेशन कर रहा है ना। चलिए, इसके अलावा केंटन आर मिलर अवार्ड, ये क्या है अब? तो आईयूसीएन का एक अवार्ड है इनोवेशंस के लिए, है ना, कौन देता है? ये आईयूसीएन देता है, ठीक है। ये 2006 में स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड, और साल में 2 बार मिलता है, ठीक है, साल में ये 2 बार मिलता है, 2006 में स्टार्ट हुआ था और साल में 2 बार मिलता है, मतलब बाइनियल है ये, ठीक है। किसको मिलता है? तो जो लोग नए आइडिया लेके आते हैं कंजर्वेशन करने के लिए, कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज भारत अभी न्यूज़ में है, ठीक है ना। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क को, काजीरंगा नेशनल पार्क के जो डायरेक्टर हैं, राइट, उनको हाल ही में ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। IUCN SSC, दैट इज स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में, राइट, एंड ये एक नेटवर्क है जहाँ पे 10,000 के ऊपर लोग हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट लोग हैं जो कंजर्व करते हैं, ठीक है। इसका रोल क्या है? रोल ये है कि बायोडाइवर्सिटी पर साइंटिफिक इनपुट देना, ठीक है, राइट, एंड इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए है बिकॉज है ना, इंडिया में एक हैं विवेक मेनन, ठीक है, राइट, इंडिया इंडिया एसएससी के चेयरमैन है, ठीक है, मतलब कि स्पेशल सर्विस कमीशन के चेयरमैन है इंडिया में, उनको, है ना, मतलब इनको इनको ये चेयरमैन बनाया गया है 2025 से लेकर 2029 तक, ठीक है, राइट, चलिए। तो अब इनका काम ये है कि ये सारे चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब भी ये रिपोर्ट आया है तब आपके एग्ज़ाम में सवाल बने हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या चेक करती है? ये रिपोर्ट चेक करती है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कंजर्वेशन कंडीशन कैसी है, ठीक है। अब इंडिया में क्या पाया गया? इंडिया में ये पाया गया कि जो वेस्टर्न घाट है हमारे, है ना? ये हमारा क्या है? हमारा प्यारा भारत है। ये आपका क्या है? वेस्टर्न घाट है। और ये हमारा क्या है? ईस्टर्न घाट है। ये हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट है। ये आपका क्या है? ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो ये पाया गया कि जो वेस्टर्न घाट है ना? राइट, और जो ईस्टर्न घाट है, मतलब बहुत सारे जो घाट है हम लोग के, है ना? वो सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मानस नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, इन एरिया में जो कंजर्वेशन चैलेंजेस हैं वो थोड़े सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा गुड कैटेगरी में बात करें हम लोग तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो गुड कैटेगरी में आता है, मतलब यहाँ पे है ना कंडीशन अच्छा है, राइट। सुंदरबन को स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है कि भैया यहाँ पे सिचुएशन जो है वो डिटोरिएट हुआ है, ठीक है, राइट। लेकिन वहाँ पे रीज़न क्या है? रीज़न है क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे रीज़न है सी लेवल का बढ़ जाना, ठीक है, इंसान का प्रेजेंस, ये सब वहाँ पे रीज़न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लायन। ये भी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? तो IUCN ने लायन का एक ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिलीज़ किया है। अच्छा, लायन जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो। बहुत बार आपके वनडे एग्जाम से पूछ लिया है। पैंथेरा लियो जो है आपके लायन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। चलो, तो ग्रीन स्टेटस रिजल्ट बोलता है कि भैया लायन का स्टेटस जो है वो लार्जली डिप्लीट हुआ है, मतलब कि लायन एक्सटिंक्ट नहीं है, लेकिन अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन या रेंज का बड़ा हिस्सा लॉस कर चुका है। मतलब कि लायन जो है वो ख़त्म तो नहीं हुआ अभी, लायन जो है एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जिस रीजन में पहले पाए जाते थे वो लोग, उस रीजन में अब नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? अपने पुराने स्ट्रेंथ में नहीं है वो लोग, ठीक है, ठीक है। तो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ जगह लायन जो जहाँ पहले मिलते थे वहाँ अब ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ अब नहीं मिल रहे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्ट एशिया हो गया, है ना? ये सब जगह लायन जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और कुछ रीजन में आपकी रिकवरी भी हुई है। कौन से रीजन में रिकवरी हुई है? वेस्ट एंड सदर्न सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन सब जगह में रिकवरी भी हुई है, मतलब कंजर्वेशन एफर्ट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। अब लायन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एसिटिक लायन के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिटिक लायन जो है, ये एसिटिक लायन मोस्टली आपको भारत में मिलता है, जिसको हम लोग पैंथेरा लियो बोलते हैं। इसको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है, राइट। शेड्यूल 1 में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है इसको, एंड वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। और स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि ये इनको हम लोग बचा सकें, ठीक है। अब ये है क्या, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसे डिटेल में समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ये क्या है आपका WNBR, दैट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की वजह से है, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि WNBR क्या है ना? ये एक ग्लोबल नेटवर्क है सारे बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि 1976 में स्टार्ट हुआ था, एंड यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं मैब प्रोग्राम, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, दैट इज़ मैप प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, दैट इज़ मैप प्रोग्राम, ठीक है, जो कि यूनेस्को का है, वो इसको मैनेज करता है, ठीक है। सिंपल समझ लो कि भाई दुनिया भर के जितने इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल एरिया हैं, राइट, उनका नेटवर्क, उनका कंजर्वेशन, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, सब ये चेक करते हैं। मैप प्रोग्राम 1971 में लॉन्च हुआ था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका एम ये है कि ह्यूमन और नेचर दोनों के रिलेशन को हम लोग इम्प्रूव करें, ठीक है। मतलब भैया डेवलपमेंट भी हो, राइट, इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। और ग्लोबल टोटल साइट्स कितने हैं? 785 है, ठीक है। कितने हैं? 785 टोटल ग्लोबल साइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया में 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके अंदर आते हैं। इंडिया में 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो इसके अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ करंट अफेयर्स के फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि साओ टोम एंड प्रिंसिपी, साओ टोम एंड प्रिंसिपी बिकम द फर्स्ट कंट्री, पहला कंट्री बना
है ना, जिसका पूरा टेरिटरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिक्लेयर हो गया है, पूरा एरिया ही, पूरा देश ही जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात हो रहा है, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ-कहाँ पे है, राइट? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है, कोल्ड डेज़र्ट किसको बोलते हैं, आपका आपका जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पर कोल्ड डेज़र्ट है। कोल्ड डेज़र्ट क्यों है? बिकॉज़ हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है। लद्दाख की तरह वहाँ पे इकोसिस्टम है। आपका नंदा देवी इन उत्तराखंड, नाम ध्यान रखोगे, नंदा देवी देवी कहाँ पे? उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है ना? ये सब आपने पढ़ा होगा, ये कोर बायोडायवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा है ना, वेस्ट इंडिया का साइड चले आओ तो कच्छ इन गुजरात, है ना, पंचमढ़ी इन मध्य प्रदेश, पन्ना इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अचरमाकर जो है अमरकंटक में, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही फैला हुआ है। नीलगिरी इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। अगस्थमलाई तमिलनाडु और केरला में, सैशल्यम आंध्र प्रदेश में। सीधे-सीधे आपसे नाम पूछ लिया कि भैया ये चीज़ है कहाँ पे, ठीक है। चलो, इसके अलावा और भी है, सिमलीपाल इन ओडिशा, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नौकरिक इन मेघालय, मानस डिब्रू सखवा इन असम, कंचनजंगा इन सिक्किम, ठीक है। दिहांग दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार में है। तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, कौन-कौन से बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ-कहाँ हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, यहाँ पे दिहांग और दिबांग से याद आया, दिहांग और दिबांग नाम की नदी भी है। आप बताओ, कमेंट करना कि कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है दिहांग और दिबांग जो है, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, आप बताओगे, ठीक है। अच्छा, कोल्ड डेज़र्ट हम यहाँ पे देखिए, कोल्ड डेज़र्ट बोला गया है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को कोल्ड डेज़र्ट बोला गया है। तो ये कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व है क्या हिमाचल प्रदेश में? बेसिकली ये इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश, राइट, जो कि यूनेस्को के अंदर आता है। इसके फीचर्स क्या हैं? कोल्ड डेज़र्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? इसलिए बोल रहे हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे, जो जितना ठंडा हवा है वो यहाँ बहता है, ठीक है। ड्राई इकोसिस्टम है यहाँ पर, एक्सट्रीम कंडीशन तो है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डेज़र्ट तो है, लेकिन वो गर्मी वाला डेज़र्ट नहीं है, ठंडा डेज़र्ट है, ठंडा है पूरा एरिया, ठीक है, राइट। इसके बायोम के बारे में बात करें, मतलब इसके नेचर के बारे में बात करें, तो कोल्ड डेज़र्ट बायोम है, कंडीशन हार्श है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत एक्सट्रीम यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेन शैडो इफेक्ट भी दिखाई देगा, है ना, आपको यहाँ पर रेन शैडो इफेक्ट भी दिखाई देगा। रेन शैडो इफेक्ट बोले तो, रेन शैडो इफेक्ट मतलब कि आपको पता है कि हिमालय का जो लीवार्ड साइड है, मतलब हिमालय के जो लीवार्ड साइड पे लोकेटेड है ये, मतलब मानसून विंड बेसिकली है ना, पहले हिमालय से टकराएगा, फिर उस तरफ बारिश करवा देगा, और उसके पीछे जो रीजन है वहाँ मॉइस्चर पहुँचेगा नहीं, तो वहाँ बारिश नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पूरा एरिया जो है आपका ड्राई रहता है। उसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड पे एरिया मिलता है आपको, तापमान यहाँ पे कम होता है, ठीक है। चलो, आपको याद कर रखना है कि इस बायोडाइवर्सिटी इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरिया हैं। फॉर एग्जांपल पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, चलो, पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा चंद्रताल है, ठीक है। आपका कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, राइट। और पूरा एरिया जो है ये अच्छे खासे एरिया को कवर करता है, पूरा आपका लद्दाख से लेके, ये पूरा एरिया जो है लद्दाख से लेके किन्नौर तक को कवर करता है। लद्दाख कहाँ पे? आपके लेह में, राइट। किन्नौर कहाँ पे? आपका स्पीति जो है, स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ तक पूरा कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे कल्चर के बारे में बात करें तो बुद्धिज़्म जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट बुद्धिज़्म कल्चर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे है ना मॉन्क वगैरह भी रहते हैं, बहुत सारे गोम्पास है। गोम्पास मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री। गोम्पास मतलब बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चोरतेन मतलब क्या होता है? स्तूपास। यहाँ बहुत सारे स्तूपास हैं, है ना, जो कि बुद्धिस्ट के स्तूपा होते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे आपके मनी वॉल है। मनी वॉल मतलब कि लॉन्ग स्टोन वॉल्स होते हैं, ठीक है, जिसपे बुद्धिस्ट प्रेयर लिखे होते हैं, राइट। और वहाँ से बड़ा रिस्पेक्टफुली लोग वहाँ से पास करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये एक ट्रेडिशनल चैंटिंग प्रैक्टिस है ना, जहाँ पे चैंटिंग वगैरह किया जाता है। और ध्यान रखिए कि यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल के अंदर, ये कल्चर हेरिटेज के अंदर ये आता है,
ठीक है। चलिए, यहाँ पे फौना क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या यहाँ पे आपको जानवर मिलेंगे। तो आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। हिमालयन आइबेक्स मिलेगा, ब्लू शीप, हिमालयन वुल्फ, गोल्डन ईगल, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है क्या, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज केरला जो है ये पहला राज्य बन गया जिसने WPA 1972 में, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट किया है केरला, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भैया जो डेंजरस वाइल्ड लाइफ एनिमल है ना, राइट, है ना, जो कभी कभी इंसान के सामने चले आते हैं जिसकी वजह से मैन और एनिमल कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, है ना, उसको आसानी से हैंडल किया जाए, इसलिए ये किया गया है केरला द्वारा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एम ये है कि भाई जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो टाइगर हैं, एलिफेंट है, लायन है, जो बर्ड है ना, स्पेशली जो एंडेंजर्ड बर्ड हैं, इसके अलावा जो रेयर प्लांट है, इन सबको भी हम लोग बचाएं ताकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो है दोनों साथ साथ चल पाए, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। शेड्यूल 1 में क्या होते हैं? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब किसी जानवर को हम लोग शेड्यूल 1 में रखती हैं, मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, उस जानवर को आप मार नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, है ना। अगर लायन टाइगर आप पे हमला कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हमला कर दिए लायन टाइगर पे तो भैया आपको जेल हो जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। फिर आपका आता है शेड्यूल 2, यहाँ पे जानवर को थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन बेसिकली मिलता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है। फिर आपका शेड्यूल 3 आता है जहाँ पे प्लांट को बचाते हैं हम लोग, है ना, रेयर जो प्लांट होते हैं, जो थ्रेटेंड प्लांट होते हैं उनको बचाते हैं हम लोग। फिर शेड्यूल 4 आता है ना, राइट। इसके अंदर भी कुछ जानवर हैं, ठीक है, राइट। चलो, तो राइट, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिए गए हैं कि भैया जो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन होते हैं? आपके पीएम होते हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये भी होता है आपका, है ना, ये लोकल वाइल्ड लाइफ इशू को हैंडल करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो राज्य है, राज्य में बहुत सारे सेंट्रल जू अथॉरिटी होती हैं, है ना, राइट, जो जू को रेगुलेट करती हैं, जू के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है कि भैया आपके चिड़ियाघर में, जू में कोई जानवर हैं तो उनको कैसे रखा जाएगा, ठीक है, उनके वेलफेयर को सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, WCCB, राइट, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल पोचिंग हो गया, इलीगल ट्रेड हो गया किसी जानवर का, वो सब कंट्रोल करती है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में जो भी चीज़ें थी, जो न्यूज़ में थी, वो आपको हम बता दिए हैं। एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल न्यू है, प्लेटफॉर्म नया है, साथ में ग्रो होते हैं। एंड अगर अच्छा लगा है तो कमेंट डाउन करना, एंड आई विल ट्राई कि इसको हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट जो मेरा है वो ख़राब ना हो, ठीक है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।